चाइना ने 1954 में एक मैप लॉन्च किया था, जिस मैप में चाइना ने इंडिया का 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अपने मैप में शो कर दिया था। पाकिस्तान ये सब सुन के तो हक्का बक्का रह गया था। उन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट को डिले कर दिया था और अपनी टेक्निक्स चेंज कर दी थी और पकड़े थे। और इनको छुड़ाने का प्लान कर रहा था पाकिस्तान। और इनको छुड़ाने का जो प्लान इन्होंने कैसा रचा था कि एक बंदा है हासिम कुरैशी नाम का, वो फ्लाई करेगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, जिसके बाद ऑपोजिशन इंदिरा गांधी के पीछे पड़ जाती है उनके रेजिग्नेशन के लिए। इसी पैनिक में आके इंदिरा गांधी जी 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं। इनका नाम आप किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लिख सकते। इनफैक्ट हेयर सैलून में साइंटिस्ट जाया करते थे, वहाँ से बालों के सैंपल लेते हैं। 13 अप्रैल 1984 इंडियन आर्मी एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं जिसको नाम दिया गया था मेघदूत। हाय, वेलकम एवरीवन। इन फ्यूचर अगर आप ये कभी सुनो ना कि जैसे इंडिया ने उरी का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक्स की थी, और हाल ही में जो हमने पहलगाम का बदला लेने के लिए पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुस के भी काफ़ी सारे जो टेररिस्ट कैंप्स उनको उड़ा दिया और काफ़ी सारे टेररिस्ट को मार दिया, तो अपने आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना कि इंडिया के पास इतनी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से कि हमें एग्जैक्टली पता होता कि कहाँ पे ये मिलिटेंट्स या टेररिस्ट छुपे हुए हैं और कैसे हम उनके हेडक्वार्टर्स तक उड़ा देते हैं। तो ये जो वीडियो है आज का मेरा, ये डेडिकेटेड है उन्हीं अनसंग हीरोज़ को जो पर्दे के पीछे रहते हैं हमेशा और गुमनामी में ही रह के देश की सेवा करते हैं एंड कभी सामने नहीं आ पाते क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ही उनकी सबसे बड़ी एसेट होती है। मैं बात कर रहा हूँ आम भाषा में जिसको हम कहते हैं रॉ, उस एजेंसी की, उस एजेंसी के जांबाजों की, और जिसको ऑफिशियली हम कहते हैं R&AW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इस वीडियो के एंड तक आपको सारी रॉ की हिस्ट्री पता लग जाएगी, ये बना क्यों, कैसे बना और कहाँ कहाँ इसने इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं इंडिया को बचाने में, इंडिया के अगर बोल सकते हो जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट अगर आप बने रहोगे तो आपको रॉ की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। करते हैं रॉ की जो एस्टेब्लिशमेंट है और या रॉ की नींव कैसे रखी गई। इसकी नींव एग्जैक्टली इसमें कहा जाए तो 1966 में रखी गई थी, बट जो इसका शुरुआती दौर था वो ब्रिटिश रूल से ही स्टार्ट हो गया था। हुआ यूँ था कि जो हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में हमारा खजाना लूटने के लिए, टैक्स मनी कलेक्ट करके यूके सब कुछ भेजने के लिए। तो जब ये कर रहे थे बिफोर इंडिपेंडेंस, मध्य प्रदेश में जबलपुर नाम की एक जगह है जो इनकी कैंटोनमेंट होती थी ब्रिटिशर्स की, जबलपुर कैंट कहा जाता था। वहाँ पे डकैत इनको बहुत टफ टाइम देते थे। डकैत इनका जो इन्होंने हमसे लूटा होता था, हमारे यहाँ के लोगों से खजाना लूटा होता था, डकैत इनसे लूट लिया करते थे। तो इन्होंने उस समय पे एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसका नाम रखा इन्होंने ठगी एंड डकैत डिपार्टमेंट। तो एग्जैक्ट नाम था ये उस डिपार्टमेंट का। और इसके तहत इन्होंने क्या किया, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको रिक्रूट किया ठगी एंड डकैत डिपार्टमेंट में, और इनको टास्क दिया कि आप जाके इन डकैतों के ग्रुप्स में घुल मिल जाओ और जो भी इनकी प्लानिंग होती है वो इंटेल हमारे को सप्लाई करते रहो। और ये बहुत सक्सेसफुल रहा इनके लिए। इन्होंने काफ़ी सारे जो डकैती होने वाली थी अवॉइड कर ली। तो इनको ये समझ आ गया कि इंटेल बहुत एक वेपन है, सीक्रेट वेपन है जो हमारे को आगे बहुत फ्यूचर में काम आएगा। तो इन्होंने सोचा कि सिर्फ हम इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक क्यों स्टिक रहें, हम हमारे अगेंस्ट जो ये क्रांतिकारी कर रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स कर रहे हैं, रिवॉल्यूशंस हो रही हैं, हम इसको भी रोक सकते हैं अगर हमारे को सही इंटेल मिले। तो इन्होंने एक और डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसका नाम रखा इन्होंने CSB, स्पेशल ब्रांच। तो सेंट्रल स्पेशल ब्रांच को इन्होंने जब क्रिएट किया, उसमें ठगी एंड डिकॉयती डिपार्टमेंट के इन्होंने कुछ पहले के जो रिक्रूटेड लोग थे उनको लिया, उनको फिर से रोल दिया कि आपको जो ये क्रांतिकारी गुट हैं इनमें घुल मिल जाना है और इनकी जो इंटेल होगी हमारे को सप्लाई करते रहना है। तो इसको देखते हुए इनको इसकी सक्सेस समझ आ गई और 1904 आते आते इस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया CCID, जिसका फुल फॉर्म था सेंट्रल क्राइम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो 1904 में बना CCID एंड आगे चलकर यही डिपार्टमेंट बनता है IB, जिसको आज हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जानते हैं। एक और डिपार्टमेंट था जिसको कहते थे मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गया। तो IB का जो काम था ना, वो बॉर्डर के अंदर का इंटेल इकट्ठा करने था। बॉर्डर के बाहर क्या चल रहा है, हमारे दुश्मन देश हमारे बारे में प्लान क्या कर रहे हैं, ये इकट्ठा करने के लिए अभी तक कोई डिपार्टमेंट बना नहीं था ऑफिशियली। देश को आज़ादी मिलती है, उसके बाद MI चले जाता है पाकिस्तान में, IB हमारे पास रह जाता है। और 62 का जो वॉर हुआ था चाइना, बट उससे पहले एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि चाइना ने 1954 में एक मैप लॉन्च किया था, जिस मैप में चाइना ने इंडिया का 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अपने मैप में शो कर दिया था। जब इंडिया ने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, तो इन्होंने कह दिया कि ये क्लरिकल मिस्टेक है, हम इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, बट इनके इंटेंशंस नहीं थे सही। तो इन्होंने 1962 आते आते वॉर कर दिया, जिसमें हमें सबको पता है कि इन्होंने काफ़ी हिस्सा अक्साई चीन का कब्जा लिया और कुछ अरुणाचल प्रदेश के आसपास की रीजन्स में भी इन्होंने कब्जा कर लिया। ये हम नहीं रोक पाए क्योंकि हमारे पास सही टाइम पे
पे सही इंटेल नहीं थी। उसके बाद आता है 1965 जब पाकिस्तान हमारे पे अटैक कर देता है। इस अटैक में ऑब्वियसली हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट हम लाइक इनफैक्ट इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को डोमिनेट करके हम लाहौर तक पहुंच गए थे। फिर भी कोई भी वॉर लड़ने के लिए किसी भी देश से आपको जाने माली नुकसान थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें जब तक बाहर के देश, हमारे दुश्मन देश हो गए या हमारे पड़ोसी देश हो गए, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट, वो हमें नहीं पता होगा, तो ऐसे अटैक्स हम पे होते रहेंगे। 1966 जनवरी में इंदिरा गांधी जी बनती हैं देश के प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहला काम यही करती हैं वो कि RN काओ जी, एक जो वेटरन इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, उनको अपने ऑफिस बुलाती हैं और उनको एक टास्क देती हैं कि आप एक ऐसा डिपार्टमेंट या एक ऐसी यूनिट क्रिएट करो जो बॉर्डर्स के बाहर, जो इंडिया के बाहर के देश हैं, वहाँ पे इंडिया के बारे में क्या प्लानिंग हो रही है उसके इंटेल हमारे को देते रहें, ताकि हम कोई भी इन फ्यूचर हमारे पे अटैक होने वाला है उसको अवॉइड कर सकें। RN काओ जी ने उनसे 2 महीने का टाइम लिया और 2 महीने के बाद वो एक ब्लूप्रिंट बना के इंदिरा गांधी जी के पास आते हैं, जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ था कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कैसे होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, बट जो मैं आपको इस वीडियो में सब शेयर कर रहा हूँ ना, ये रेफरेंसेस मैंने लिए हैं जो एक्स रॉ चीफ्स हो गए या एक्स रॉ डायरेक्टर्स हो गए, उनकी बुक से। तो सारी डिटेल्स मैं आपको जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वहीं से दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे रहेगा ये सब एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं, बट इन्होंने एक ब्लूप्रिंट बना के दिया था कि कैसे ये डिपार्टमेंट काम करेगा। उसी वक्त जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे DS जोशी जी, वो भी वहीं थे उस मीटिंग में। उन्होंने इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नाम दिया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम RNAW या रॉ भी कहते हैं। अब रॉ बना तो इनके लिए जो इनिशियल स्टेज था वो बहुत टफ हुआ, क्योंकि IB के जो उस टाइम के डायरेक्टर थे MML हुजा जी, वो बहुत खुश नहीं थे कि एक सेपरेट यूनिट बना दिया गया है लाइक देश के बाहर से इंटेल इकट्ठा करने के लिए। वो चाहते थे कि IB में ही एक ऐसा डेस्क बने जो लाइक एक्सटर्नल अफेयर्स को देखे। तो वो बहुत खुश नहीं थे। तो रॉ को इन इनिशियल स्टेज पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई अपनी फाइल्स वगैरह निकलवाने में। उसके बाद प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी ने इंटरवीन किया और एक ऑर्डर पास कर दिया कि जो रॉ के चीफ होंगे वो डायरेक्टली PM को रिपोर्ट करेंगे, वहाँ से चीज़ें रॉ के लिए थोड़ी सी स्मूथ होती हैं। रिक्रूटमेंट जो रॉ के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें तो ऑब्वियसली उन्होंने किसी एजेंट का नाम नहीं रखा है। तो इनका एक और रूल था कि जो ये रॉ के एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट द डायरेक्टर और जो चीफ्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो रॉ के एजेंट्स होते हैं उनका नाम किसी भी डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। उनको कोड नेम से ही बुलाया जा सकता है, या तो फिर उनको पोजीशन दी जाती है। जो सीनियर होते हैं उनको सेक्रेटरी कहते हैं, जो सीनियर के नीचे काम करते हैं उनको अंडर सेक्रेटरी कहते हैं। तो एक ये रिटन रूल है कि एजेंट का नाम आप किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लिख सकते, इनफैक्ट किसी पेपर पे भी नहीं लिख सकते, तो कोड नेम से ही बुलाते हैं। तो जो सबसे पहली रिक्रूटमेंट हुई थी वो थी, कोड नेम उनका था कश्मीर बेदी। जो कश्मीर बेदी जी थे, इनको रिक्रूट किया गया था पाकिस्तान में डिप्लॉय करने के लिए। और रीज़न इसका ये था, इनको पंजाब से रिक्रूट किया था, और रीज़न इनका ये था कि इनका जो लाइक उर्दू पंजाबी डायलेक्ट होता है उस पर बहुत अच्छी कमांड थी, प्लस इनको इस्लामिक कल्चर के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो इनको थोड़ा बहुत पॉलिश करके पाकिस्तान में डिप्लॉय किया गया। और इनका काम ये था कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी एयर बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, वहाँ की इंटेल हमारे देश में पहुँचाना। मोर्स कोड्स वगैरह वगैरह यूज़ करके ये इंटेल देते थे। तो इन्होंने एक बार फोटोग्राफी करते हुए एक पाकिस्तानी एयरबेस पे अमेरिकन एयरलाइनर देखा, जिसमें से काफ़ी सारे टैंक्स और लाइक एम्यूनेशन उतर रहा था, जो कि क्लियरली वॉलेशन थी एम्बार्गो की, जो उस समय अमेरिका ने साइन किया हुआ था कि वो पाकिस्तान को किसी भी तरह के हथियार सप्लाई नहीं कर सकते। तो इंडिया को ये वेल एडवांस पता लग गया था कि पाकिस्तान इज प्लानिंग समथिंग बिग। 1970 आते आते जो इंडिया का रॉ का एजेंट्स का नेटवर्क था वो काफ़ी अच्छी तरह UK, यूरोप और भी देशों में फैल चुका था। तो इनको एक इंटेल मिलती है कि 1970 में पाकिस्तान, जो उस टाइम पे 2 पाकिस्तान होते थे, वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसे कहा जाता था। तो इन्हें इंटेल मिलती है कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे पहले ईस्टर्न पाकिस्तान में बहुत बड़ा मिलिट्री प्रोजेक्ट कोई प्लान किया गया है पाकिस्तान के जरिए। तो इंडिया ने अपनी जो इंटेलिजेंस थी वो ईस्टर्न पाकिस्तान में टेक्निकल इंटेलिजेंस बढ़ा दी, और वेस्टर्न पाकिस्तान के हर तरीके का कम्युनिकेशन को हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करने लगे। RN काओ जी ने तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री को ये भी सलाह दिया था कि आप इन दोनों की कनेक्टिविटी रोक दीजिए, एयर स्पेस को क्लोज कर दीजिए इन दोनों के लिए, ईस्टर्न पाकिस्तान। और इंदिरा गांधी जी ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल प्रेशर था, विदाउट एनी सॉलिड रीजन, जब तक वॉर लाइक सिचुएशन ना हो तब तक हम किसी के लिए एयर स्पेस क्लोज नहीं कर सकते। तो उस प्रेशर में इंदिरा गांधी जी ने एयर स्पेस क्लोज करने से मना कर दिया। बट कोइंसिडेंटली होता यह है कि कश्मीर में हमारे जो आर्मी ग्रुप्स थे उन्होंने 36 टेररिस्ट पकड़े थे, और इनको छुड़ाने का प्लान कर रहा था पाकिस्तान। और इनको छुड़ाने का जो प्लान इन्होंने कैसा रचा था कि एक बंदा है हासिम कुरैशी नाम का, वो फ्लाई करेगा इंडिया दिल्ली, एंड दिल्ली से वो एक फ़्लाइट बोर्ड करेगा और उस फ्लाइट को हाईजैक करेगा और उसको लाहौर में लैंड कराएगा। फिर वहाँ से ये डिमांड रखेंगे इन 36 आतंकवादियों को छुड़वाने की।
अब इंडिया को इसकी इंटेल मिल गई थी अपने रॉक एजेंट्स के थ्रू, और इंडिया क्या करती है, हासिम कुरैशी को इंडिया आने देती है। जैसे ही हासिम कुरैशी इंडिया में लैंड होता है, हासिम कुरैशी को इंडियन एजेंट्स पकड़ लेते हैं और इसको डबल एजेंट बना लेते हैं, और इसको कहते हैं कि जो तुम्हारा प्लान है, जैसा प्लान तुम लेके आए हो उस प्लान पे स्टिक करो, तुम्हें करना यही है कि तुम्हें इस प्लान को हाईजैक करना है मिड एयर, एंड उसके बाद तुम्हारे को अपनी डिमांड रखनी है, जो तुम्हारे को 36 आतंकवादियों को छुड़ाने की डिमांड है वो डिमांड रखनी है, बट तुम्हें उसके अलावा एक और डिमांड रखनी है कि तुम्हें जुल्फिकार भुट्टो को अपने एयरप्लेन पे बुलाना पड़ेगा और उनसे तुम्हें मुलाकात करनी होगी। तो ये डिमांड थी। तो जो प्लेन जिसको हाईजैक करने का प्लान था उसमें सारे रॉक एजेंट्स थे और बाकी जो थोड़े बहुत सिविलियंस थे वो थे। होता यही है कि प्लेन हाईजैक होता है, उसको लाहौर में लैंड कराया जाता है, एंड ये जो बंदा था हासिम कुरैशी, ये डिमांड रखता है 36 आतंकवादियों को छोड़ने की और जुल्फिकार भुट्टो से मिलने की। तो एक ये बहुत आइकॉनिक फोटो है जिसमें जुल्फिकार भुट्टो उस पर्टिकुलर आतंकवादी से, हाईजैकर से हाथ मिला रहे हैं। इस ग्राउंड पे अब इंडिया के पास ये था, और उसके बाद जब ये सारे जो पैसेंजर्स उन्हें छोड़ देते हैं उसके बाद प्लेन को आग लगा देते हैं, जिसको इंडिया एक एक्ट ऑफ वॉर मान के ये डिक्लेयर कर देता है कि हम एयर स्पेस क्लोज कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि उसके बाद होता गया 1971 में बांग्लादेश को लिबरेट कराया जाता है मुक्ति वाहिनी की मदद से, और एक नया देश बन के सामने आ जाता है बांग्लादेश। तो इसमें रॉ का बहुत बड़ा हाल था, ये बहुत बड़ी सक्सेस थी रॉ के, और इसके बाद वेस्टर्न नेशंस ने रॉ का जो पावर है उसको मानना शुरू कर दिया था। और ऐसे ही 1974 में जब इंडिया स्माइलिंग बुद्धा अपना न्यूक्लियर टेस्ट था जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, वो टेस्ट कर रहा था, उस टाइम भी रॉ ने काफ़ी मदद की थी इस ऑपरेशन को सीक्रेट रखने में। ये उस टाइम पे कामयाब नहीं हो पाया कुछ रीजंस के कारण, बट रॉ ने इसमें बहुत हेल्प की थी इंडियन साइंटिस्ट की इसकी सीक्रेसी बरकरार रखने में। फिर कट टू 1975 ऐसा होता है कि जो इंडियन अपोजिशन है वो इल्ज़ाम लगा देती है इंदिरा गांधी पे कि रॉ का जो इस्तेमाल हो रहा है वो जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी इंटेल इकट्ठा करने में, उनकी जासूसी कराने में हो रहा है, उनके फोन टैप किए जाते हैं, ऐसा इल्जाम लगता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है जिसके बाद अपोजिशन इंदिरा गांधी के पीछे पड़ जाती है उनके रेजिग्नेशन के लिए। इसी पैनिक में आके इंदिरा गांधी जी 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं, जो चलती है 1977 तक। तो इस बीच में ऑब्वियसली रॉ तो अपने जो एजेंट्स है वो अपना काम कर रहे थे, जो अपनी देशभक्ति है वो निभा रहे थे। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म होती है, मोरारजी देसाई बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और वो सबसे पहले क्या करते हैं, कमेटी बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जो रॉ के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसमें तो डेफिनेटली रॉ को एक क्लीन शीट मिल जाती है, बट एक बात सामने आती है कि एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नाम का स्पेशल डेस्क था जो इंडिया के बाहर अपोजिशन लीडर्स की एक्टिविटीज पर नजर रखता था। तो ये बात सामने आती है। इससे नाराज होकर मोरारजी देसाई जो आर एन काओ थे उनको एक लंबी छुट्टी पे भेज देते हैं, और इसी से गुस्सा होकर आर एन काओ जी अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, इसी दौरान में जब ये सब हो रहा था, ये टर्मोइल चल रहा था, उसी दौरान पाकिस्तान सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। रॉ के एजेंट्स को इसकी उन्होंने नजर तो रखी हुई थी, और उनको ये समझ आ गया था कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं जो रेगुलरली खान रिसर्च लेबोरेटरी जाते हैं, और एजेंट्स को ये भी शक था कि इनके जो बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए ये जिस हेयर सैलून में साइंटिस्ट जाया करते थे वहाँ से बालों के सैंपल लेते हैं और उनको इंडिया भेजते हैं, और उसमें पता लगता है इसमें काफ़ी हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है, जो कंफर्म कर देता है कि पाकिस्तान सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट प्लान कर रहा है। और रॉ के एजेंट एक इंसाइडर को क्रैक कर लेते हैं, जिसको अपनी साइड कर लेते हैं, और वो इंसाइडर $10,000 US डॉलर में उस समय मान जाता है पूरे न्यूक्लियर टेस्ट के ब्लूप्रिंट्स देने के लिए इंडियन रॉ एजेंट्स को। मगर हमारे जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी, वो कहते हैं ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, हमें इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। इतना कह के वो मना कर देते हैं किसी भी तरह की पेमेंट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमने बताया कि रॉ के जो सेक्रेटरी होंगे या डायरेक्टर होंगे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, उनको सारे अप्रूवल्स प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। तो ये हो नहीं पाया उस टाइम पे, और रॉ और मोसाद उस समय में एक साथ मिलकर काम करते थे। तो मोसाद ने कहा कि हमें भी इसकी पुख्ता जानकारी है कि खान रिसर्च लेबोरेटरी में ये सारा काम चल रहा है, हम खान रिसर्च लेबोरेटरी को उड़ाने का प्लान कर रहे हैं। बट क्योंकि उस वक्त पे इजराइल के बाद इतने बड़े टैंक वाले, फ्यूल टैंक वाले प्लेन नहीं थे, तो उनको रीफिलिंग के लिए, क्योंकि इजराइल से पाकिस्तान का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, तो उनको रीफिलिंग के लिए कहीं रुकना था। उन्होंने रॉ से बोला कि आप परमिशन मांगो अपने यहाँ पे हायर अथॉरिटी से, हमें रीफिलिंग के लिए रुकना होगा, हम बॉम्बिंग करके वापस चले जाएंगे रीफिल करा के। इसमें अगेन हमारे प्रधानमंत्री जी मोरारजी देसाई नाराज़ हो जाते हैं और कह देते हैं कि एक एक्ट ऑफ वॉर होगी पाकिस्तान पे, क्योंकि हमारी धरती उसमें यूज़ होगी, तो ये नहीं होगा। और इनके जो हमारे प्रधानमंत्री थे ना, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे जो उस वक्त के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जिया उल हक। एक दिन फोन कॉल पे ये बातों बातों में उनको बता देते हैं, हमें पता है कि आप जो न्यूक्लियर टेस्ट प्लान कर रहे हैं, हमें सब पता है। और ये जो जिया उल हक था ये परेशान हो जाता है कि इन तक ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तक कैसे पहुंची, और इस एक वाक्य से, इस एक वर्ड बोलने से हमारे कितने रॉ एजेंट्स की शहादत हुई आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बेचारे जो वहाँ पे अपने घरों को छोड़ के, अपनों लोगों को छोड़ के इंडिया के लिए इंटेल इकट्ठा कर रहे थे, उनको सबको पाकिस्तान पकड़ती है और एग्जीक्यूट करती है अपने अपने वे में। तो ये
एक ब्लंडर मोरारजी देसाई ने बहुत बड़ा किया था। और ऐसा होता है कि डेफिनेटली पाकिस्तान ये सब सुन के तो हक्का बक्का रह गया था। उन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट को डिले कर दिया था और अपनी टेक्निक्स चेंज कर दी थी। ऑब्वियसली रोक तो नहीं पाए थे हम, मगर उसको डिले करवा दिया था। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ समय बाद मोरारजी देसाई को जो पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, निशान पाकिस्तान, उससे सम्मानित किया जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो मोरारजी देसाई थे ये CIA के डबल एजेंट थे। ये आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस एलिगेशंस आर, बट मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा जिसमें पर्टिकुलरली हम बात करेंगे मोरारजी देसाई और उनके टेन्योर के बारे में। आगे की बात करते हैं जो रॉ की सक्सेस स्टोरीज हैं। सियाचिन ग्लेशियर, जिसको हमें पता है कि हमारी आर्मी वहाँ बैठी है, -50 डिग्री से ज़्यादा नीचे जाता है टेम्परेचर, वहाँ बैठी है। वो 1980s में एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होता था। तो जो इंडिया के रॉ के एजेंट्स थे, इनको लंदन में जैसे कि ये डिप्लोमेट्स को फॉलो करते थे, इनको लंदन में एक इंटेल मिलती है कि पाकिस्तान ने 150 लोगों के एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइवल के लिए थर्मल कोट्स, टेंट्स और अदर इक्विपमेंट्स मंगवाए हैं। इससे ये तो समझ आ गया कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, बट एक्जैक्टली हमें समझ नहीं आया था कि ये प्लान कहाँ के लिए हो रहा है। तो इंडियन जो रॉ एजेंट्स थे इस डिलीवरी को डिले कराते हैं, और धीरे धीरे हम जब ऑब्वियसली हमारे जो इंटेल वाले क्रैक करते हैं इस कोड को, तो इन्हें समझ आता है कि ये सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जे की प्लानिंग में है। तो इंडियन रॉ एजेंट्स वहाँ के जो सप्लायर थे उनको बोल के ये डिलीवरी को डिले कराते हैं। और बाय 13 अप्रैल 1984 इंडियन आर्मी एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं जिसको नाम दिया गया था मेघदूत। हमारे 300 सोल्जर्स को हम एयरलिफ्ट करके सियाचिन में भेज देते हैं, और इंडिया के पास जो सियाचिन ग्लेशियर आज भी हमारे पास है, टेक्टिकल लोकेशन है जो आज भी हमारे कब्जे में। ये एक रॉ की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बहुत जो रॉ ने काफ़ी और अच्छी इंटेल्स भी दी, जैसे अब हमें पता है कि 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, रॉ की जो इंटेल थी वो इंडिया तक पहुंची थी। बट अगर उसका सही इस्तेमाल होता तो शायद 1999 वॉर में भी हम बहुत अच्छे अपर हैंड के साथ पाकिस्तान को धूल चटाते। हुआ ये था 1998 में रॉ को एक एजेंट को ब्रसेल में एक इन्फॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान ने ऑर्डर किए हैं 50,000 बूट्स, मगर हमारे जो यहाँ के जो रिसीविंग एंड वाले लोग थे इंडिया में, उन्होंने इस इंटेल को इग्नोर कर दिया है कि 50,000 बूट से हमारा क्या लेना देना। और कारगिल के अपोजिट एरिया में पाकिस्तानी आर्टिलरी की डिप्लॉयमेंट हो रही थी, रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स, सर्विलेंस की जानकारी, ये सारी चीज़ें रॉ के एजेंट्स हमारे को दे रहे थे। बट यहाँ पे सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज इग्नोर होती गई, और उसका नतीजा हुआ कि हमारा जो वॉर हुआ कारगिल का, उसमें हमारे काफ़ी सारे जवानों ने शहादत दी, मगर इंडिया ने पाकिस्तान की औकात दिखा के डेफिनेटली पीछे धकेला। और UN में भी काफ़ी बेइज्जती हुई पाकिस्तान की। बट उसके बाद ये हो गया कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सिस्टम का जो रिव्यू सिस्टम था ना, कारगिल रिव्यू कम्युनिटी बनाने के बाद ये हुआ कि हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए। अजीत डोभाल जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये आज की डेट में हमने एक स्ट्रेटेजिक कमेटी बना रखी है, तो ये सारा काम करते हैं। तो जो रॉ की बहादुरी के किस्से हैं ना, ये यहीं खत्म नहीं होते। रॉ के एजेंट्स ने बहुत बड़े बड़े शहादतें भी दी हैं, जैसे एक फेमस हमारे रॉ एजेंट है रविंद्र कौशिक जी, जिन पे बॉलीवुड की मूवीज भी बनी हैं। और इन सारी कहानियों को मैं आगे एपिसोड बाय एपिसोड लेके आऊँगा, बट मैंने एटलीस्ट ये वीडियो इसलिए बनाई कि आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाए कि रॉ एस्टेब्लिश कैसे हुआ, क्या क्या इनकी सक्सेस स्टोरी रही हैं, और कैसे आज भी रॉ वर्क कर रहा है, और कैसे हमारे अनसंग हीरोज हमारी प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। आपको वीडियो पसंद आई होगी ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।